हेलो एवरीवन, दिस इज़ रितु एंड वेलकम टू स्टडी मोर नॉलेज। तो आज से हम शुरुआत करें एक नई सीरीज़ की जो कि है टीजीटी पीजीटी सोशल साइंस के लिए। तो इसमें हम बेसिकली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। कई स्टेट्स के क्वेश्चंस इसमें इंक्लूड रहेंगे, जैसे कि DSSB के या फिर यूपी टीजीटी पीजीटी में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके। तो एक तरह से मिक्स रहेंगे। फिर मैं जो क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो जाएगा वो आपको कंपाइल करके भी प्रोवाइड करा दूंगी। आप चाहें तो एग्ज़ाम वाइज भी देख सकते हैं और चाहें तो ये वाली रेगुलर क्लासेस भी देख सकते हैं। तो दोनों तरह से ही आपका अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। तो जो ये हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे विद एक्सप्लेनेशन करेंगे। जो भी आप कंटेंट पढ़ रहे हैं उसको भी पढ़ते रहना और साथ ही साथ इस सीरीज़ को भी फॉलो करना। तो जो भी आप पढ़ेंगे फिर उसमें अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपकी बनने लगेगी। तो काफ़ी बेनिफिट रहेगा इस सीरीज़ का। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी आज की क्लास की। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी इन सोशल मीडिया, फेसबुक पेज, इंस्टा ID एंड टेलीग्राम चैनल। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो क्वेश्चन है, उस क्रांति का नाम बताइए जो क्रांति के एक मूर्त और स्पष्ट सिद्धांत पर आधारित थी। तो बेसिकली आज के जो क्वेश्चंस हैं इसमें ज़्यादातर क्वेश्चंस रेवोल्यूशन पर आपको मिलेंगे। DSSB का एक क्वेश्चन पेपर है जिससे मैंने क्वेश्चन लिए हैं। तो इसमें बेसिकली NCERT से भी पूछा जाता है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, रशियन रेवोल्यूशन की यहाँ पर बात की गई है जो क्रांति मूर्त और स्पष्ट सिद्धांत पर आधारित थी। थोड़ा सा और इसके बारे में जान लेते हैं। जो ये रशियन रेवोल्यूशन था ये 1917 में दो क्रांति शामिल हैं इसमें। एक तो ये क्रांति हुई थी फरवरी में और दूसरी हुई थी अक्टूबर में, और ईयर सेम ही था दोनों का। तो फरवरी और अक्टूबर दो डेट्स में, मतलब 2 मंथ में ये जो क्रांति है रसिया में ये हुई थी 1917 में। तो 1917 की जो फरवरी क्रांति थी ना, फरवरी में जो क्रांति हुई थी इसने शाही सरकार को उखाड़ फेंका। शाही सरकार मतलब जैसे कि राजतंत्र होता है वैसे ही। तो वो सरकार थी पहले वहाँ पर, वो कुछ ज़्यादा ही एक तरह से कह सकते हैं निरंकुश हो रही थी सरकार। तो एक तरह से ये वाली जो क्रांति आई शाही सरकार को इसने ख़त्म किया। और जो अक्टूबर में क्रांति हुई थी इसने बोल्शेविकों को सत्ता मिला दिया। अब देखो पहली जो क्रांति थी उससे तो वो सरकार जो पहले थी उसको ख़त्म कर दिया। फिर जो नई गवर्नमेंट आई वो क्या हुई, बोल्शेविकों की आई। तो यहाँ पर ये पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे। तो रशियन जो ये रेवोल्यूशन है क्रांति के मूर्त और स्पष्ट सिद्धांत पर आधारित थी। ये पूर्व रूसी साम्राज्य में हुई राजनीतिक और सामाजिक क्रांति का दौर था जो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान शुरू हुआ था। इन पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, औद्योगिक क्रांति से गुजरने के लिए ब्रिटेन को किन संसाधनों से लाभ हुआ। तो यहाँ पर सही ऑप्शन की बात करें तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, कोयला और लोहा। तो एक तरह से जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की हम बात करते हैं तो औद्योगिक क्षेत्र में जो है ना काफ़ी बड़े परिवर्तन होते हैं, तो उसी की बात की गई यहाँ पर। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, कोयला और लोहा। देखो औद्योगिक क्रांति छोटे कुटीर कारखानों से भाप और पानी की शक्ति का उपयोग कर नए बड़े पैमाने पर उत्पादन कारखानों में संक्रमण था। संक्रमण होता है ट्रांजिशन, जैसे हम किसी एक चीज़ को छोड़ करके दूसरी चीज़ को अपना लेते हैं, एकदम से कोई परिवर्तन होता है। तो ये था, ये इंडस्ट्री के तौर पर था परिवर्तन, कि जब छोटे कुटीर कारखाने थे उसको छोड़ करके हमने क्या बड़े पैमाने पर उत्पादन करने वाले जो कारखाने थे उनको अपनाया। तो एक तरह से उसको कहेंगे औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति के दौरान ब्रिटेन को दो संसाधनों कोयला और लोहे से लाभ हुआ। जबकि देखो कोई बड़ी इंडस्ट्री अगर बना रहे हैं तो बड़ी इंडस्ट्री में कोयला और जो आयरन है ना उसका काफ़ी बड़ा रोल होता है। तो यहाँ पर कोयला और लोहे से इनको लाभ हुआ। ब्रिटेन के पास कोयले और लोहे की बड़ी और सुलभ आपूर्ति थी। प्रारंभिक औद्योगिक क्रांति के लिए वस्तु का उत्पादन करने के लिए ये दोनों सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन थे। अब क्योंकि छोटे कुटीर उद्योगों से हम बड़े उद्योगों की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ये मेन चीज़ें हैं जो कि हमें चाहिए होती बड़े उद्योगों के लिए, कोयला और लोहा। आपने देखा ही होगा, हमने पढ़ा था पहले। देखो अगर आपने CTET के दौरान पढ़ाई करी है ना, जो सोशल साइंस पढ़ा था, वो आपको यहाँ पर भी उसकी कड़ियाँ जुड़ेंगी। जो हमने लोहे से रिलेटेड इंडस्ट्री पढ़ी थी कि भाई वो लोहे की जो इंडस्ट्री होती है वो रीढ़ होती है बाकी इंडस्ट्रीज़ के लिए, तो बस वैसा ही यहाँ पर भी है। इंजनों और भट्टियों को ईंधन देने के लिए भारी मात्रा में कोयले की आवश्यकता थी और मशीनों, भवनों और पुलों के लिए लौह अयस्क आवश्यक था। तो इसी वजह से जो है ना ये औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा मिला।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो निष्कासन सिद्धांत किसने दिया था, जिसमें ये प्रस्तावित किया गया था कि अंग्रेजों ने भारत का आर्थिक रूप से शोषण किया और संसाधनों को ब्रिटेन वापस भेज दिया। तो यहाँ पर सही ऑप्शन की बात की जाए तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, दादा भाई नौरोजी। तो निष्कासन सिद्धांत, ड्रेन थ्योरी जो दी थी वो दादा भाई नौरोजी ने दी थी। ड्रेन थ्योरी बेसिकली ये थी कि जो धन का जो एक तरह से वो निष्कासन कर रहे थे ब्रिटिशर्स जो थे, वो जो धन का निष्कासन यहाँ से कर रहे, भारत का जो धन वो ब्रिटेन में भेज रहे थे, वो धन के निष्कासन को निष्कासन सिद्धांत कहा गया। जो जब दादा भाई नौरोजी ने अपनी किताब के थ्रू ये भारतीयों को बताया कि भाई किस तरह से जो ब्रिटिशर्स हैं हमारे यहाँ का जो धन है, यहाँ का पैसा जो है वो ब्रिटेन भेज रहे हैं। तो ये दादा भाई नौरोजी ने ये सिद्धांत दिया था, निष्कासन सिद्धांत। इसको ड्रेन ऑफ वेल्थ थियरी के नाम से जाना जाता है। तो बेसिकली ये 19वीं शताब्दी में दादा भाई नौरोजी द्वारा धन निकासी सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। और औपनिवेशिक काल के दौरान, वही है औपनिवेशिक काल जब अंग्रेजों का यहाँ पर शासन था, अंग्रेजों ने भारतीय संसाधनों का शोषण किया और भारत को जीतने का उनका मुख्य मकसद यही था कि वे इसे अपने उद्योगों के लिए सस्ते कच्चे माल का स्रोत बना सकें। भाई वो क्या चाहते थे कि ना यहाँ से कच्चा माल लें और अपने यहाँ पर जो है इंडस्ट्रीज़ को बढ़ाएं। यहाँ से हम कम लागत में कच्चा माल ले लेंगे और या फिर मुफ्त में ले लेंगे, और हमारे यहाँ पर जब उसको हम एक तरह से मटेरियल उसका तैयार कर देंगे तो उसकी हमें काफ़ी अच्छी कीमतें मिलेंगी। तो एक तरह से क्या हुआ, ये ड्रेन ऑफ वेल्थ ही तो था। यहाँ का वो चीज़ें लेके जा रहे हैं, यहाँ के संसाधनों को वो यूज़ कर रहे हैं और एक तरह से यहाँ का पैसा ही तो ले जा रहे हैं। तो वहाँ पर उनको वो यूज़ में लेते थे अपने कंट्री में। दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के माध्यम से भारत के आर्थिक शोषण को उजागर किया। तो ये आर्थिक शोषण ही था भाई, जो यहाँ के जो संसाधन हैं वो एक तरह से अपने देश में भेज रहे हैं, तो आर्थिक शोषण ही तो हुआ ये। तो ये इन्होंने किताब लिखी थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। जो यहाँ के भाई भारत के जो भोले भाले लोग थे उनको तो पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है उनके साथ, तो इस किताब के थ्रू उन्होंने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 का विद्रोह कब शुरू हुआ था? व्हेन डिड द रिवोल्ट ऑफ 1857 स्टार्ट? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 10 मई 1857 को ये स्टार्ट हुआ था। देखो इस तरह से करीब करीब की डेट्स दी जाती हैं, तो एग्जैक्ट डेट आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये पीजीटी लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं थोड़ा सा स्टैंडर्ड होते हैं, टैट की तरह नहीं है ये। इसके लिए आपको कंसेप्ट का क्लियर करना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर, और जो एक तरह से आपको पढ़ना है वो भी ध्यान से पढ़ना है। तो 10 मई 1857 में हुई थी ये। एक तरह से देखो क्रांति कहते हैं कुछ लोग इसे, लेकिन ये विद्रोह है। क्रांति से होती है जब कोई परिवर्तन हो जाता है बहुत बड़ा, लेकिन इससे मतलब हालांकि इससे काफ़ी बदलाव हुए थे, लेकिन एकदम से जो चीज़ें बदल गई थी वैसा नहीं था, तो इसे विद्रोह का नाम दिया जाता है। विद्रोह 10 मई 1857 को दिल्ली के उत्तर पूर्व में 10 मील दूर मेरठ के गैरिसन नगर शहर में कंपनी की सेना के सिपाहियों के विद्रोह के रूप में शुरू हुआ। देखो ये सिपाहियों के द्वारा विद्रोह शुरू हुआ था एक तरह से, फिर ये धीरे धीरे पूरे देश में फैल गया था। गैरिसन शहर आपको मैंने बताया था हिस्ट्री में, सीटेट का एग्ज़ाम जब आपने दिया था उसके लिए हमने हिस्ट्री पढ़ी थी। गैरिसन शहर जो होते हैं वो होते हैं किलेबंद बसाव होते हैं जहाँ पर सैनिक रहते हैं, तो वैसे शहर थे ये। तो सिपाही जहाँ पर रहते थे एक तरह से वो गैरिसन शहर होते थे। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, सिपाहियों के विद्रोह के रूप में शुरू हुआ था, फिर क्रांति का रूप ले लिया इसने। कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? यहाँ पर आपको अलग अलग प्लेसेस का पूछा जा सकता है क्रांति के बारे में, कि भाई जो क्रांति हुई थी वो यहाँ पर किसने की, लखनऊ से किसने शुरुआत की इसकी, कानपुर से किसने शुरुआत करी, मतलब नेतृत्व किसने किया, लेड किसने किया। तो एक तरह से भाई कोई ना कोई एक लीडर होता था इनका कि भाई हमें क्या करना है, क्या चीज़ें करनी है, कौन सा स्टेप लेना है आगे, तो वो जो नेतृत्व करते थे उन्हीं के बारे में पूछा है। यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा नाना साहब, 4th ऑप्शन करेक्ट होगा। नाना साहब ने कानपुर शहर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया। नाना साहब का मूल नाम थोडू पंत था। वो दिवंगत पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र थे, यानी गोद लिए गए अडोप्टेड सन थे, गोद लिया था पेशवा बाजीराव ने इनको, नाना साहब को। तो वो पेशवा बाजीराव द्वितीय के उत्तराधिकारी थे। तात्या टोपे 1857 के विद्रोह में नाना साहब के सेनापति थे। तो ऐसा माना जाता है कि विद्रोह के विफल होने पर नाना साहब नेपाल भाग गए थे। अब देखो कुछ लोग तो भाई शहीद हो गए उसी में, और कुछ लोग मतलब बचकर निकल भी गए थे, तो ऐसा माना जाता है भाई नेपाल चले गए थे ये।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में मैरी एंटोनेट हीरे के हार के एक घोटाले के बीच फंस गई थी? तो यहाँ पर सही ऑप्शन देख लेते हैं, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड 1785, 1785 में की ये घटना है। इसके बारे में जान लेते हैं पूरा। देखो, फ्रांसीसी क्रांति जो हुई थी उससे पहले की बात है ये। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में भी आएंगे क्वेश्चंस, उनको भी देखेंगे। धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी, हो सकता है अभी थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा हो, लेकिन एनसीईआरटी से क्वेश्चन लिए गए हैं तो एनसीईआरटी पढ़ लेंगे। इन क्वेश्चन को देखने के बाद एनसीईआरटी पढ़ लेंगे, थोड़ा थोड़ा दिमाग में आने लगेंगी चीज़ें। तो फ्रांसीसी क्रांति से पहले मैरी एंटोनेट फ्रांस की आखिरी रानी थी जब भी क्रांति हुई थी। तो वो फ्रांसीसी राजा लुई सोल्वे की रानी पत्नी थी। देखो ध्यान रखना, लुई सोल्वे के बारे में आपने सुना होगा, तो ये फ्रांसीसी राजा थे, तो इन्हीं की पत्नी थी ये, और ये आखिरी रानी भी मानी जाती है फ्रांसीसी क्रांति से पहले की। तो डायमंड नेकलेस का मामला है ये, जिसके बारे में हमसे क्वेश्चन पूछा है। डायमंड आपको बताइए काफ़ी कॉस्टली होता है। अब देखो उस टाइम पर भी काफ़ी इसकी कीमत रही होगी। तो 1785 में लुई सोल्वे के दरबार में हुआ घोटाला था, जिसने फ्रांसीसी क्रांति की पूर्व संध्या पर फ्रांसीसी राजशाही को बदनाम कर दिया। अब देखो भाई, कोई भी चीज़ है, अगर किसी बड़े कोई हस्ती है, राजा या रानी है, तो भाई उन पर कोई आरोप लगा है तो बहुत बड़ी एक तरह से न्यूज़ बन जाती है ये। तो भाई, और वैसे भी डायमंड नेकलेस की हेरा फेरी का मामला था, तो उससे क्या हुआ, फ्रांसीसी राजशाही एक तरह से बदनाम हुई। तो ये फ्रांस के राजा लुई सोल्वे के दरबार में 1784 से 85 तक की एक घटना थी, जिसमें उनकी पत्नी मैरी एंटोनेट शामिल थी। तो देखो ऐसा माना जाता है कि वो शामिल थी इसमें, और देखो जिसकी वजह से क्या हुआ, ये जो शाही घराना था इनका बदनाम हो गया। तो मैरी की प्रतिष्ठा झूठे निहितार्थ से बर्बाद हो गई थी कि उसने एक महंगे हीरे का हार प्राप्त करने के लिए क्राउन के ज्वेलर्स को धोखा देने के लिए अपराध में भाग लिया था। तो एक तरह से ये माना जाता है भाई, जो ज्वेलर्स था उसका, क्राउन का, उसको उसने धोखा दिया था, जिसके लिए उसने भुगतान करने से इनकार कर दिया था। तो रानी ने एक तरह से भुगतान करने से इनकार कर दिया था। तो ये चीज़ें ध्यान रखेंगे इसके बारे में। किस वर्ष में पूना सार्वजनिक सभा का गठन किया गया था? तो यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर करेंगे तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, 1870 में हुआ था ये पूना सार्वजनिक सभा का गठन। तो देखो कुछ टॉपिक तो आपके फैमिलियर आ रहे होंगे जो आपने पहले भी पढ़े हैं, जैसे कि ये है, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 2 अप्रैल 1870 को MG रानाडे और गणेश वासुदेव जोशी ने की थी। GV जोशी इनको कहते थे शॉर्ट में। और पूना सार्वजनिक सभा ब्रिटिश भारत में एक सामाजिक राजनीतिक संगठन था, जो कि भारत की सरकार और लोगों के बीच मध्यस्थ निकाय के रूप में काम करने और किसानों के कानूनी अधिकारों को लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से शुरू हुआ था। जैसे जिस तरह से कांग्रेस थी ना, मीडिएटिंग बॉडी एक तरह से, उसी तरह से कह सकते हैं। तो उसी तरह से ये पूना सार्वजनिक सभा भी थी। तो ये क्या करती थी, किसानों के कानूनी अधिकारों को लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से इसको शुरू किया गया था। और ये संगठन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अग्रदूत था, जिसकी शुरुआत महाराष्ट्र से ही अपने पहले सत्र से हुई थी। जैसे कि मैंने कहा कि भाई राष्ट्रीय कांग्रेस जिस तरह से मीडिएटिंग बॉडी थी, वैसे ही ये भी थी। मध्यस्थता क्या होती है, मतलब कि जैसे भाई अब जो आम जनता होती है वो गवर्नमेंट तक नहीं पहुंचा सकती अपनी बात, तो एक ऐसी कोई संस्था बना दी जाती है जो सरकार तक लोगों की बात पहुंचाए। तो वैसे ही सभाएं इस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशन होती थी वो इसी काम को किया करती थी। तो ये थी पूना सार्वजनिक सभा, कुछ इसी तरह की। इसके बाद फिर राष्ट्रीय कांग्रेस आ गई थी, इसी तरह का काम करती थी वो भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंदोलन क्षेत्र का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? एक तरह से ये विद्रोह या फिर आंदोलन है। तो काफ़ी सारे विद्रोह हुए थे जो कि कॉलोनियल पीरियड था उस टाइम पर, या फिर उसी के आसपास भी काफ़ी सारे इस तरह के विद्रोह देखने को मिलते थे। यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, पहला और दूसरा दोनों ही सही हैं। जो मोपला विद्रोह था ये मालाबार में शुरू हुआ था, और तेभागा जो आंदोलन था ये बंगाल से रिलेटेड है। दोनों ही यहाँ पर मैच हैं सही से। बारी बारी से देख लेते हैं। मोपला विद्रोह की बात करें तो ये मालाबार केरल में पड़ता है, ये। तो ये मालाबार में अंग्रेजों और हिंदू जमींदारों के खिलाफ दंगे थे। इस विद्रोह का नेतृत्व 19वीं और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में केरल के मप्पिला मुसलमानों ने किया था। देखो भाई, ये अंग्रेजों और हिंदू जमींदारों के एक तरह से खिलाफ दंगे थे, क्योंकि इनसे ये परेशान हो चुके थे जो मप्पिला मुसलमान थे। तो इसीलिए इन्होंने मालाबार में ये मोपला विद्रोह किया। तो मप्पिला विद्रोह का मुख्य कारण असहयोग आंदोलन था, जिसे कांग्रेस द्वारा खिलाफत आंदोलन के साथ शुरू किया गया था।
देखो जो असहयोग आंदोलन था खिलाफत के साथ साथ शुरू हुआ था, खिलाफत मुसलमानों से जुड़ा हुआ था, तो कुछ यही इसका कारण बना मप्पिला विद्रोह का। दूसरा मूवमेंट है तेभागा आंदोलन। आज़ादी के टाइम पर हमारे पास किसान आंदोलनों के दो सबसे शास्त्रीय मामले थे, यानी कि एक तो तेभागा आंदोलन था जो कि 1946 से 47 के बीच चला, और एक तेलंगाना आंदोलन था जो कि 1946 से 51 के बीच चला। तो तेभागा आंदोलन जो है महत्वपूर्ण किसान आंदोलन था। देखो या तो ये पूछा जाएगा कि भाई किस चीज़ से रिलेटेड था, ये किन का आंदोलन था, कम्युनिटी वगैरह पूछी जाती है, या कौन से एक तरह से ग्रुप ने ये शुरू किया है। तो ये जो किसान आंदोलन था इसे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के किसान मोर्चे की अखिल भारतीय किसान सभा द्वारा बंगाल में शुरू किया गया था। लोकेशन भी इनकी पूछी जा सकती है जैसा कि इसमें पूछा गया है, तो ये पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से किस दर्शन के मूल फ्रांसीसी क्रांति में थे? कौन सी जो फिलोसफी है वो फ्रांसीसी क्रांति में देखने को मिलती है, फ्रेंच रेवोल्यूशन में? तो यहाँ पर देखें तो सही ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, आधुनिक राष्ट्रवाद की झलक देखने को मिलती है मूल फ्रांसीसी क्रांति में। तो यहाँ पर देख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। राष्ट्रवाद की जो स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई। तो फ्रांस 1789 में एक निरंकुश राजशाही के शासन के तहत एक पूर्ण क्षेत्रीय राज्य था। जैसा कि हमने पीछे भी देखा था भाई फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में थोड़ा सा, तो निरंकुश राजशाही होती है जैसे कि मोनार्की है ना, राजा का शासन है, राजा या रानी का शासन होता है जो कि निरंकुश होता है। भाई उन पर किसी का नियंत्रण नहीं है, वो मनमाने ढंग से नियम बनाते हैं, कानून बनाते हैं, उनको लागू करने के लिए लोगों पर दबाव डालते हैं। तो फ्रांस 1789 में एक निरंकुश राजशाही के शासन के तहत एक पूर्ण क्षेत्रीय राज्य था। तो फ्रांसीसी क्रांति के मद्देनजर आने वाले राजनीतिक और संवैधानिक परिवर्तनों ने संप्रभुता को राजशाही से फ्रांसीसी नागरिकों के एक निकाय में स्थानांतरित कर दिया। देखो जब क्रांति हुई फ्रांसीसी क्रांति, तो एक तरह से जो ये परिवर्तन आए ना, पॉलिटिकली हम कहें और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस हम कहें, तो राजशाही जो सत्ता थी ये एक तरह से नागरिकों के एक निकाय में बदल गई। जैसे कि भाई नागरिक जो है एक तरह से वो हो गए निर्णय लेने के लिए, तो लोकतंत्र भी ही एक तरह से हम कह सकते हैं। तो क्रांति ने घोषणा की कि ये लोग ही थे जो अब से राष्ट्र का निर्माण करेंगे और इसकी नियति को आकार देंगे। इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं लोकतंत्र की यहाँ पर स्थापना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन फ्रांस में वित्त से संबंधित नहीं थे? तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा सेकंड, जीन पॉल मराट। देखो यहाँ पर पॉल है, ये क्या है ना, टाइपिंग में लिखा नहीं जाता सही से, कुछ इस तरह से आता है ना, ये जो रॉबर्ट में लगा हुआ है, रॉबर्ट में। तो जीन पॉल मराट ये हैं जो कि वित्त से संबंधित नहीं है, लेकिन बाकी की बात करें तो ये सभी वित्त से संबंधित हैं, यानी फिनेंस से संबंधित हैं, बाकी तीन ये नहीं है। इसीलिए हमारा सही आंसर भी हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। जीन पॉल मराट एक फ्रांसीसी राजनीतिक सिद्धांतकार, चिकित्सक और वैज्ञानिक थे। तो ये इसका मतलब ये वित्त से संबंधित नहीं थे, इन सभी फील्ड से संबंधित थे। ये फ्रांसीसी क्रांति के दौरान एक पत्रकार और राजनीतिज्ञ थे। क्रांति जब हुई थी फ्रांसीसी, तो पत्रकार भी थे ये और एक तरह से पॉलिटिशियन भी थे। वो विचारों में क्रांतिकारी था और फ्रांस में राजशाही का उन्मूलन चाहता था। देखो राजशाही जब वो एक तरह से निरंकुश हो जाती है तो कोई भी ये नहीं चाहेगा, कोई भी नागरिक, कि भाई यहाँ पर हमारे यहाँ पर मोनार्की रहे। तो ये भी कुछ इसी तरह का चाहता था कि यहाँ पर जो फ्रांस में है ना राजशाही खत्म हो जाए। तो यहाँ पर ये पॉइंट्स ध्यान रखेंगे। तो ये थी हमारी आज की क्लास। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, सब्सक्राइब कर लें अगर चैनल पर नए हैं तो, और वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग, स्टडी मोर नॉलेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।